I would just like to highlight few points. First of all, you don't need to underestimate this question. It's a very important question. हर पैराग्राफ के स्टार्ट में जो है वो कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज करो जिससे पता चले कि ये क्या कर रहा है. इसी तरह इंट्रोडक्शन में जैसे बताया मैंने कि थीसिस होना लाजमी है. जब ये चारों काम कर लो, अब आखिरी चीज आपने ये देखनी है कि जो टेम्पलेट यूज किया और उसके अंदर जो आपने एडिटिंग की है उस के जो टोटल वर्ड्स हैं वो क्या 250 के आसपास फॉल कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होना जरूरी है और उस पैराग्राफ के अंदर थीसिस होना लाजमी है. You need to mention, you need to tell the examiner, the checker, the AI that you are going to write about the positive and the negative factors of the given question. कुछ recently जो बच्चे राइटिंग में और स्पेसिफिकली लिसनिंग में persistently जो है वो कम नंबर ले रहे हैं, उसकी वजह समवेयर जब हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन देखते हैं तो राइटिंग के टास्क जो लिसनिंग और राइटिंग कनेक्टेड है वो टास्क तो हैं ही हैं प्रॉब्लमेटिक, लेकिन एक्सटेंडेड राइटिंग इन इटसेल्फ जो है ना वो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmad Raza, one of the IELTS and PT trainer at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो PT का राइटिंग सेक्शन है और उसके अंदर स्पेसिफिकली जो ऐसे क्वेश्चन है उसको आपको क्यों अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और उसको आप किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हो. तो बगैर किसी हेजिंग के लेट्स गेट टू द टास्क. सबसे पहले तो एक्सटेंडेड राइटिंग एक पोर्शन आता है जब आपने कभी अपना अगर जिन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है और वो जाके वहाँ पे व्यू उसका करें, फुल डिटेल्ड एनालिसिस को रिव्यू करें ना, तो पीएसएन वाले आपको थोड़ा सा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. वो आपको बताते हैं कि आपकी शॉर्ट राइटिंग में कितने हैं, आपके एक्सटेंडेड राइटिंग में कितने हैं, शॉर्ट स्पीकिंग में कितने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन में कितने हैं, मल्टीपल सेक्शंस वाले क्वेश्चन में कितने हैं. मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ हाईलाइट नहीं किया होता लेकिन उसके अंदर वो बार आ रही होती हैं ब्लू और वाइट कलर की, वो मैं बता रही होती हैं कि कौन से हमारे वीकर एरियाज थे और कौन से हमारे स्ट्रॉन्गर एरियाज थे. और मैंने अक्सर देखा है कि अभी कुछ रिसेंटली जो बच्चे राइटिंग में और स्पेसिफिकली लिसनिंग में परसिस्टेंटली जो है वो कम नंबर ले रहे हैं, उसकी वजह समवेयर जब हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन देखते हैं तो राइटिंग के टास्क जो लिसनिंग और राइटिंग कनेक्टेड है वो टास्क तो हैं ही हैं प्रॉब्लमेटिक, लेकिन एक्सटेंडेड राइटिंग इन इटसेल्फ जो है ना वो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. और एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर मेनली जो हमारे पास टास्क आता है वो ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं आता है. हाँ, आप लिख रहे हो तकरीबन 250 से 300 वर्ड्स के दरमियान, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत हो सकती हैं, जा सकती हैं. हमारे पास जो मार्जिन है ना एरर का वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हम उस तरह से इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं. हमें ये लग रहा है कि अच्छा ठीक है, जो टेम्पलेट है उसको मेमोराइज कर लिया तो हम वहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारी बचत हो जाएगी, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल. I would just like to highlight few points. First of all, you don't need to underestimate this question. It's a very important question. तो आपके नंबर मतलब हाँ, समरी के जब हम उसके कंपैरिजन में करें तो ठीक है. और हम एक चीज़ ये भी देख रहे होते हैं कि क्या ये सवाल बहुत ज़्यादा परसेंटेज पूरे टेस्ट में ऐड कर रहा है कि नहीं ऐड कर रहा. तो समर टू थिंक नहीं कर रहा, लेकिन अगर देखो बाकी सारों की प्रैक्टिस कर रही हो और स्पीकिंग राइटिंग आपका कंसिस्टेंटली जो है वो कम नंबर आपको दे रहा है, तो आपको ऑब्वियसली अपनी एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर फोकस करने की ज़रूरत है. जब बात आती है ऐसे की तो टेम्पलेट याद करने में कोई हर्ज नहीं है, करो टेम्पलेट याद, इसमें कोई इशू नहीं है, हम भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन उस टेम्पलेट की कोई सेंस बनती हो, वो टेम्पलेट इतना जेनेरिक ना हो कि कोई भी उसको किसी भी क्वेश्चन के लिए मुंह उठा के आपने बस लिख दिया, उसमें कोई चीज़ रेलेवेंट नहीं हो रही है उसके साथ. देखो, मैं ये चीज़ हमेशा मेंशन करता हूँ कि सवाल के साथ आपका जवाब मिलना ज़रूरी है. इसको हम टास्क रिस्पॉन्स बोलते हैं कि वो कितना अच्छा आपने उसको रिस्पॉन्ड किया है. अगर आपने टास्क को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उसके सारे एलिमेंट्स के ऊपर टच अपॉन ही नहीं किया, तो आपको क्या नंबर देगा कोई एग्जामिनर हो या फिर एआई हो. ज़ाहिर है एआई को भी तो उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज फीड किए हुए हैं. अगर वो क्राइटेरियाज नहीं मीट करोगे, उनके ऊपर नहीं हिट करोगे, तो कैसे नंबर आएंगे. लाइक इट्स अ कॉमन सेंस एंड पीपल लैक इट. एनी हाउ, जब हम इस कॉमन सेंस से थोड़ा सा इसको इंटरनलाइज कर ले तो हमें समझ आते हैं कि यार ठीक है, टेम्पलेट तो एक चीज़ है, मुझे हेल्प प्रोवाइड करे, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसमें चेंजेस कैसे करनी है और उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें मुझे सीखने की ज़रूरत है. मतलब सीखने से ना भागा करो, प्रोसेस समझा करो, उसकी साइकी समझो थोड़ी सी, फिर नंबर आएंगे. अब हम टेम्पलेट अगर देखें तो अच्छा टेम्पलेट कौन सा है, मुझे नहीं पता आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. जो भी यूज़ कर रहे हो, सिर्फ जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके साथ कंपेयर कर लो अपने टेम्पलेट को, तो काफ़ी हद तक तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. इंट्रोडक्शन, एक सॉलिड इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसके अंदर आपका थीसिस भी होना चाहिए, जिसके अंदर आप ये बता रहे हो कि मैं इस ऐसे के अंदर क्या करूंगा. मतलब आई विल राइट व्हाट, आई विल एग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई विल डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई विल राइट अबाउट पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फैक्टर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट. अगर आपके ऐसे का जो भी टेम्पलेट है उसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आप स्पेसिफिकली थीसिस नहीं दे रहे हो, आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि भाईजान मैं क्या करने वाला हूँ इस ऐसे के अंदर, तो वो एक अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर होगा. एंड मार्क माई वर्ड्स, ठीक है. इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होना ज़रूरी है और उस पैराग्राफ के अंदर थीसिस होना लाजमी है. यू नीड टू मेंशन
You need to tell the examiner, the checker, the AI that you are going to write about the positive and the negative factors of the given question, क्योंकि क्वेश्चन होगा ही पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर। या फिर क्वेश्चन अगर आता है कि डू यू अग्री और डिसएग्री एंड यू नीड टू पिक वन, और अगर आप पिक ही नहीं कर रहे हो, आप बता ही नहीं रहे उसको कि मैं क्या करूंगा भाई, मैं एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, तो वो क्या चेक करेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। दूसरा, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर मैं हमेशा चीज मेंशन करता होता हूँ कि देयर शुड बी अ पॉइंट, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पॉइंट, एंड देन देयर शुड बी एन एग्जाम्पल। ये आइडियल केसेस के लिए है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कह लो कि उस स्पेक्ट्रम के ऊपर हायर लेवल पे फॉल कर रहे हैं, मतलब थोड़े से स्मार्ट स्टूडेंट्स कंसिडर कर लो, थोड़े से अच्छी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स कंसिडर कर लो। उनके लिए ये जरूरी है कि वो पॉइंट, एक्सप्लेन और एग्जाम्पल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें। मिसाल के तौर पर आप इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं लिख सकते हो, आपने डायरेक्टली पॉइंट की तरफ जाना है, लेकिन उस पॉइंट की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट दैट व्हाई आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट इज दिस, साथ में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन तो करो ना। खाली एक वर्ड लिख दोगे, एक सिंपली वर्ड ऐड कर दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितना उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लोगे, राइट? मतलब इट्स नॉट मेकिंग दैट सेंस, सो यू नीड टू मेक सेंस ऑफ दैट टेम्पलेट विद द गिवन क्वेश्चन। बॉडी पैराग्राफ के अंदर अगर पॉइंट, एक्सप्लेन और एग्जाम्पल मेंशन नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट एक पॉइंट जो है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन तो कर दो, मतलब एग्जाम्पल रहने दो, लेकिन पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दो प्रॉपर तरीके से। और कोशिश करो कि बॉडी पैराग्राफ के अंदर 2 या 3 पॉइंट्स ऐड करो। अगर सिर्फ पॉइंट्स वाली चीज़ के ऊपर जा रहे हो और अगर आप एग्जाम्पल ऐड नहीं कर सकते हो, तो 2 या 3 पॉइंट्स जो है ना वो एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर जरूर ऐड करो। फर्दर मोर लगाकर, मोर ओवर लगाकर, फर्स्ट लिखो, उसके बाद मोर ओवर लगाकर दूसरा पॉइंट लगाओ, फिर फर्दर मोर लगा के तीसरा पॉइंट लगाओ, फिर अगले बॉडी पैराग्राफ के अंदर भी 2 से 3 पॉइंट्स ऐड करो। एक ऐसे के अंदर आप अपने टॉपिक को जो सपोर्ट कर रहे हो ना, टॉपिक से रिलेटेड जो लाइनें लिख रहे हो वो एटलीस्ट 6 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एट लीस्ट 6 रेलेवेंट लाइन्स टू द क्वेश्चन, जिसमें से वो पढ़ कर ये अंदाजा लगाएगा कि अच्छा ये बात इसने जो लिखी है इस सवाल से रिलेट करी, ये क्वेश्चन को आंसर कर रही है, सिर्फ फर्ज पूरा नहीं कर रही कीवर्ड निकालने का, बल्कि क्वेश्चन को आंसर कर रही है। ये चीज़ भी यहाँ पे समझ लो कि अब ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं है कीवर्ड इंक्लूड करने का कि उधर लिखा हुआ है जी कि जो क्वेश्चन में कीवर्ड लिखे हुए हैं, लेट से वो कहता है जी जो हमारा कह लो कि वर्क फ्लो था या फिर जो जॉब मार्केट थी उसको कोविड के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। वर्क फ्लोज, वर्क जो मार्केट है और जो वर्क फोर्स है और उसके बाद जो कोविड है, ये कीवर्ड है, तो मैं बार बार इन्हीं का इस्तेमाल करता जाता हूँ, मेरे नंबर आ जाएंगे। मतलब वो स्टूपिड नहीं है अब वो, मतलब इतनी सेंस है उसको पता है कि उसने सवाल क्या पूछा और उसका आंसर क्या हो सकता है, उस आंसर को जो है ना वो मैच कर रहा है। तो पॉइंट्स इंक्लूड करो, उस पॉइंट में ऑटोमेटिकली तुम्हारे वो कीवर्ड्स आ जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें बार बार उसको रिपीट करने की। तो ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें प्लीज़ कि कीवर्ड का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि सवाल में जितने वर्ड है उनको बार बार लिखी जाओ तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद एक सॉलिड कंक्लूजन होना जरूरी है। तो जो स्ट्रक्चर है अब वो इस तरह से है कि इंट्रो है, 2 बॉडी पैराग्राफ हैं और कंक्लूजन है। ये 4 पैराग्राफ्स एटलीस्ट आपके ऐसे के अंदर होने चाहिए। इन पैराग्राफ्स में इनकी अलग पैराग्राफ होना जरूरी है, मतलब इसको मैं पैराग्राफ इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग लाइन से वो स्टार्ट हो रहा हो, पढ़ने वाले को पता चले कि यहाँ से नई बात शुरू हो रही है। हर पैराग्राफ के स्टार्ट में जो है वो कोई ना कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करो जिससे पता चले कि ये क्या कर रहा है। इसी तरह इंट्रोडक्शन में जैसे बताया मैंने कि थीसिस होना लाजमी है, सही है। जब ये चारों काम कर लो, अब आखिरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो टेम्पलेट यूज़ किया और उसके अंदर जो आपने एडिटिंग की है उसके जो टोटल वर्ड्स हैं वो क्या 250 के आसपास फॉल कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं तो दैट्स इट, गुड। नहीं कर रहे, कम है, काफ़ी कम है, लेट से दो से मतलब 230 हैं या फिर 220 हैं, तो कोशिश करो उसको ऊपर लेके जाओ। अगर 250, 260 और इसके आसपास कोई वर्ड्स हैं आपके, तो फिर आप कह लो कि सेफ एरिया में फॉल कर रहे हो। हमारे पास बहुत भी कम वर्ड होते हैं तो हमें नंबर नहीं मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी होते हैं जिन 300 से क्रॉस कर जाते हो तो उसके इसके अंदर भी नंबर नहीं मिलते हैं, तो हमने दरमियान में रहना होता है। तो एक आइडियल लेंथ समझ लो कि 250, 260, 270 इतने वर्ड जो है ना, दे आर वेरी प्रॉपर अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इन वर्ड्स से कम या ज़्यादा जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बहुत कम फॉल कर रहे हो इनके साथ, तो या तो अपने टेम्पलेट में और वर्ड्स ऐड करवा लो अपने टीचर को कह के या इंस्ट्रक्टर को कह के, जहाँ से भी आप कैरी कर रहे हो, या नेट से लिया है तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे आपका। लेकिन अगर लेट से खुद इतने काबिल हो तो ज़रूर करो, उसमें ज़रूर लाइन्स ऐड करो, खुद से कर लो, लेकिन उनकी सेंस बननी चाहिए। और बहरहाल जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ये सारे एलिमेंट्स हैं ना वो अगर आपके ऐसे के अंदर हैं, फिर कहीं जाके आप अपनी एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर अच्छा अप्रोप्रिएट स्कोर कर सकते हो। और ऐसे को निगलेक्ट मत करो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर टेस्ट के बाद बंदा रिग्रेट करता है कि यार
ये क्या, मतलब मैंने इतनी मेहनत भी की और एक टास्क की वजह से या किसी चंद टास्क की वजह से जो है मैं पीछे रह गया. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन all of those things. I hope the video was helpful. Thank you so much for watching the video. If you want to know anything more about such topics, किसी भी के बारे में, तो आप comment कर दिया करो, and I'll try to make the videos on those topics as well, inshallah. Thank you so much. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.